नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों। आगे बढ़ेंगे तो अब तक जो हमने देखा था फ्लूइड प्रॉपर्टी हमने सारी देखी। उसके बाद हमने फेस बिहेव के बारे में भी डिस्कशन किया। अब हम बात करने वाले हैं, आज जो टॉपिक है उस टॉपिक से जब भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, जब भी क्वेश्चन आ रहा है तो वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्लूइड प्रॉपर्टी से आ रहा है, ना कि जो पीवीटी सेल एनालिसिस हम आज देखने वाले हैं। आपको बताया नहीं क्या देखने वाले हैं तो आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। पीवीटी सेल एनालिसिस थर्ड चैप्टर ऑफ द रिजर्वायर, तारक अहमद या फिर दांडेकर से भी पढ़ सकते हो। बट इस चैप्टर से जो भी आज तक क्वेश्चन फॉर्म हुए हैं वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्लूइड प्रॉपर्टी से हुए हैं, ना कि टेस्ट के प्रोसीड्यूर से या टेस्ट के नाम से। बट आपको टेस्ट का प्रोसीड्यूर पता है तभी आप उस फ्लूइड प्रॉपर्टी को इससे कंपेयर कर पाओगे, ठीक है। तो अब तक हमने जो देखा था वो फ्लूइड प्रॉपर्टी देखी थी। ये शायद लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम प्रॉपर्टी की बातें करेंगे। और अब तक जो हमने देखा, ठीक है, अब तक जो हमने देखा उसमें हमने फेज एनवेलप और टाइप्स ऑफ द रिजर्वायर हमने आगे किया। क्यों आगे किया? क्योंकि इसका जो फेज बिहेवियर है उसका यूज़ पीवीटी सेल एनालिसिस में आने वाला है, इसीलिए, ठीक है। तो तीन प्रकार के टेस्ट है, प्राइमरी टेस्ट है, रूटीन टेस्ट है, स्पेशल टेस्ट है। अब ठीक है, चलो, खाना खाया है तो प्राइमरी टेस्ट है, फिर कौन सा रूटीन टेस्ट है, एंड थर्ड वन इज दी स्पेशल टेस्ट, ठीक है। प्राइमरी टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट है, तो जीओआर निकालना या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना, ये सब हमें पता है, ये तो हम करते ही है। फिर रूटीन टेस्ट वो भी कौन कौन से है, तो उसमें है कांस्टेंट कंपोजिशन एक्सपांशन, दूसरा टेस्ट है कांस्टेंट वॉल्यूम डिप्लीशन, थर्ड टेस्ट है डिफरेंशिएबल लिबरेशन, और फोर्थ टेस्ट है वो सेपरेशन टेस्ट है, ठीक है। तो ये कुछ टेस्ट है जो हम करते हैं, ठीक है। और स्पेशल टेस्ट में स्लिम ट्यूब टेस्ट है और स्वेलिंग टेस्ट है, ठीक है। मैंने देख के ही लिखा है भाई, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जो मैच द फॉलोइंग है उसमें आपको डेटा दे सकता है, पर वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम टेस्ट देख रहे हैं तो हम ये रूटीन टेस्ट देखेंगे, ये तो आपको पता ही है। और ये हम देखने वाले नहीं है, ये हमारे उतने काम के नहीं है। बट जो रूटीन में हम जो टेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो चलो, तो हम क्यों टेस्ट कर रहे हैं? प्रॉपर्टी मेज़र करने के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने बात की थी ब्लैक कॉइल की। अब हम जो टेस्ट कर रहे हैं उसके लिए हमें जो apparatus चाहिए उसमें हम सेल इस तरह से कुछ एक वॉल्यूम वाला डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। तो हर एक टेस्ट के लिए जो ये वॉल्यूम डिज़ाइन करना है, ठीक है, जो जिसे हम सेल बोल रहे हैं, उस सेल का जो वॉल्यूम डिज़ाइन करना है वो एक क्रिटिकल पैरामीटर है। क्यों? क्योंकि आप सोचो, हमारे पास दो तरह के ऑयल है, एक है वो ब्लैक ऑयल है, दूसरा है वो गैस कंडेंसेट है, ठीक है। अब गैस कंडेंसेट में कौन कौन से कंपोनेंट थे? C4 से लेके C10 तक के। ब्लैक ऑयल में सारे C10 या हेवी कंपोनेंट थे सभी, ठीक है। अब मैं ऐसा वॉल्यूम ले रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मेरा पूरा गैस लिबरेट ही नहीं हो पा रहा है, जैसे मैं प्रेशर रिड्यूस कर रहा हूँ, क्योंकि गैस कंडेंसेट मैंने यूज़ किया है और वॉल्यूम गैस का लिबरेट नहीं हो पा रहा है, तो वो हमें रॉन्ग डेटा देगा, ठीक है। और अगर ब्लैक ऑयल यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है? ब्लैक ऑयल यूज़ किया और मैं बहुत बड़ा सेल ले रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? बड़ा सेल ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बड़ा सेल ले रहा हूँ तो क्या होगा? इसमें से जो गैस निकलेगी थोड़ी बहुत, ऐसे
इसमें 2 मीटर क्यूब गैस निकल रहा है, तो इसमें से कितना निकलेगा 10 मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसमें मैं बड़ा सेल ले रहा हूँ, तो ये 2 मीटर क्यूब गैस है वो पूरे सेल में फैल जाएगी। ठीक है, अज्यूम करो मैं इसमें 5 मीटर क्यूब वाला सेल ले रहा हूँ, तो ये 2 मीटर क्यूब वाली गैस पूरे सेल में फैल जाएगी, क्योंकि गैस का तो नेचर ही वैसा होता है ना। तो इस केस पे हमारा रिजल्ट क्या होगा, रॉन्ग ऑप्टेन होगा। तो हम जिस एपरेटस की हेल्प से ये कर रहे हैं उसमें जो सेल वॉल्यूम डिज़ाइन करना होता है वो एक क्रिटिकल पैरामीटर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेस्ट की। तो फर्स्ट टेस्ट है कांस्टेंट कंपोजिशन एक्सपांशन, CCE। क्या बोला, कांस्टेंट कंपोजिशन एक्सपांशन, कांस्टेंट कंपोजिशन एक्सपांशन, नाम पे ही इसका प्रोसीड्यूर होगा। ठीक है, कांस्टेंट क्या रखना है, हमें कंपोजिशन रखना है, और करना क्या है, हमें क्या करना है, हमें एक्सपांशन करना है। तो ये बेसिकली ऑयल रिजर्वायर या फिर गैस कंडेंसेट के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, गैस कंडेंसेट के लिए भी, यानी कि रेट्रोगेट गैस वाला, तो ये दोनों के लिए बेसिकली ये टेस्ट डिज़ाइन है। ये गैस रिजर्वायर के लिए नहीं होता, यानी कि मैं ड्राई गैस और वेट गैस की बात कर रहा हूँ। हम इसमें इस दोनों की प्रॉपर्टी निकालते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी निकालते हैं, BO है, RS है, सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टी हम इसमें मेज़र करते हैं। ठीक है, वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी मेज़र करते हो आपको याद नहीं रखना है, वो हर स्टेज से सिमिलर ही प्रॉपर्टी हम मेज़र कर रहे हैं। ठीक है, तो आइदर ब्लैक ऑयल है, लाइट ऑयल है, या गैस कंडेंसेसिस है। ठीक है, हम ज़्यादा किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, ये दोनों के लिए। ऐसा नहीं बोल रहा इसके लिए यूज़ ही नहीं होता है। ठीक है, वो कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मैंने 90% मीथेन ले लिया, ठीक है, और उसमें मुझे शायद 1% से भी कम C7+ मिल रहा है, 1% नहीं, चलो 0.5% से कम। ठीक है, तो मैं अगर ये टेस्ट करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, नहीं, ये टेस्ट उतनी आसानी से इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो ये मोस्टली इस दोनों में प्रिफरेबल होता है। ठीक है, बुक में तो लाइन दे दिया है, ठीक है, कि सूटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ गैसेस, ब्लैक ऑयल, लाइट ऑयल। उसका मीनिंग क्या है कि जो हमारा ऑयल रिजर्वायर है उसमें जो गैस कैप प्रेजेंट है, यानी कि हमारा जब P<PB हो रहा है तो उसमें से जो गैस रिलीज हो रहा है, तो वहाँ पे ऑल टाइप के गैस अवेलेबल हो उसके लिए टेस्ट होता है। बट मेनली जहाँ तक इन्फॉर्मेशन की वो है, तो मुझे पता है ये दोनों में ही ये ज़्यादा अप्लाई होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। हम इसमें क्या करेंगे, हम कैसे इससे अपने वो उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो देखो, हम इसमें P वर्सेस V सेल का कर्व क्रिएट करेंगे। ठीक है, P वर्सेस V सेल का कर्व क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे वो देखो, हमारा ये सेल है और उसमें हमारा क्या फील हुआ है। चलो इसके लिए मैं डायरेक्टली फिगर ना ड्रॉ करते हुए आपको डायरेक्टली बुक में से ही मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। चलो डायरेक्ट बुक से ही समझते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में मिल जाए तो अच्छा है। पता नहीं ये बुक्स वाली डॉक्यूमेंट्स में जब चाहिए तब क्यों नहीं मिलती। ये रही, चलो ओपन भी हो गई है। चलो ये सब कर लो, अपने हिसाब से देख लो। एक चीज़ मैं आपको इस बुक में से और एक दिखाना चाहता हूँ, लिक्विड के सैचुरेशन वाली। ओके, ये वाली क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, वो आप देख लो। ये हमारा शायद गैस वो फेज एनवेलप कर रहे थे, तब हमने लिक्विड परसेंटेज इसमें देखना हमारा छूट चुका था। ठीक है, तो इसमें देख लो, आज बुक ओपन किया ही है तो ये सब तो हमने देखा था। ये देखो, ये हमारा कौन सा रिजर्वायर है रेट्रोगेट सिस्टम में, उसमें लिक्विड देखो किस तरह से आ रहा है। ठीक है, ये देख सकते हो तुम यहाँ पे,
कि जैसे जैसे हमारा रेट्रोग्रेड में प्रेशर कम हो रहा है वैसे क्या हो रहा है, लिक्विड परसेंटेज क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। हमने देखा था ना इस तरह से कुछ। तो ये कहाँ होता है, ये यहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था जैसे जैसे हम डाउन प्रेशर कम करते हैं रेट्रोग्रेड कंडीशन में, तब हमारा लिक्विड परसेंटेज क्या होता है, बढ़ता है, और फिर से कम होने लगता है। ये मैंने उसमें बताना रह चुका था। तो आज हमने बुक ओपन किया है तो हम देख लेते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे वो करना है, चलो सेव कर लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब अपने इस टॉपिक पे आते हैं, पीवीटी सेल एनालिसिस पे। ये कैमरा बीच में आ जाता है। पढ़ाने में बहुत सारी दिक्कत होती है ऑनलाइन में, क्लास में पढ़ना होता तो बहुत अच्छे से करने का मज़ा ही आ जाता। इसमें से आप क्वेश्चन लगाओ इस चैप्टर के सारे, ठीक है। नहीं हो रहे तो डिस्कशन करो अपनी फैकल्टी से, अपने फ्रेंड से, ठीक है। चला गया क्या, अभी तो कंप्रेसिबिलिटी पहुँचे है, थर्ड चैप्टर। आपको पता है इस बुक की ओरिजिनल प्राइस क्या है? हम तो ऐसे ही पीडीएफ ढूंढ लेते हैं। चलो आने ही वाला है अब, ठीक है। आप वीडियो को स्किप कर लो जब तक मैं वो पहुंचता हूँ। चलो आ गया, ठीक है, ये रही। चलो फर्स्ट टेस्ट देखते हैं, कांस्टेंट कंपोजिशन टेस्ट। इसमें क्या होता है, देखो हम इसमें Hg यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, प्रेशर अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट टेस्ट है अपना कौन सा, कांस्टेंट कंपोजिशन टेस्ट, कांस्टेंट कंपोजिशन टेस्ट है। तो देखो इनिशियली हमारा प्रेशर क्या है, P1 ग्रेटर देन बबल पॉइंट से ज़्यादा प्रेशर है, तब हमारा कुछ वॉल्यूम है, ठीक है। क्या है वो, कुछ सेल का वॉल्यूम है, वो देखो ये वाला जो हम मेज़र करते हैं, ठीक है। फिर क्या किया हमने, P1 से प्रेशर को कितना किया, हम एक्सपांड कर रहे हैं, लिक्विड को क्या कर रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं, ठीक है। पर अभी भी हमारा प्रेशर क्या है, P2 बबल पॉइंट से ज़्यादा है, तभी भी वॉल्यूम कांस्टेंट हो रहा है। देखो अब जब प्रेशर बबल पॉइंट जितना हो गया तब जो वॉल्यूम मिला वो VT3 है। ये सारे वॉल्यूम ये सारे वॉल्यूम क्या है, थोड़ा बहुत एक्सपांड हुआ होगा क्योंकि हमने P1 से प्रेशर को कहाँ पे ले गए, P3 पे ले गए, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, देखो जैसे ही हम बबल पॉइंट से प्रेशर कम कर रहे हैं, हमारा गैस क्या हो रहा है, गैस क्या हो रहा है, बाहर निकलना स्टार्ट हो चुका है। जो डिजोल्व गैस था वो बाहर आ चुका है, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है कांस्टेंट कंपोजिशन। तो क्या हम ये गैस को रिमूव करेंगे, नहीं, हम इसमें कोई भी कंपोजिशन रिमूव नहीं करते, ये गैस वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब हम इसमें से रिमूव क्या कर रहे हैं, देखो Hg यानी कि जो मर्क्यूरी है उसको रिमूव कर रहे हैं, पारो, मर्क्यूरी एटले पारो, मर्क्यूरी है उसको क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। बट गैस को रिमूव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम किसको, ये गैस फॉर्म हुई, उसके बाद फिर से थोड़ा बहुत प्रेशर हमने कम किया, P5 देखो P4 से भी कम है, तो फिर से थोड़ी बहुत गैस क्या होगी, लिबरेट हो जाएगी। तो उस हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, गैस को कंपोजिशन को क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट ही तो मान रहे हैं, कांस्टेंट रख के ही तो चल रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, हम प्रेशर कम कर रहे हैं, ठीक है। ये जो गैस फॉर्म हो रही है उसको हम रिमूव नहीं करते। तो ये हुआ टेस्ट का प्रोसीड्यूर। चलो अब बात करते हैं इस टेस्ट में हमारा रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा वो देखते हैं। चलो नोट चालू हो जा जल्दी से, बच्चे राह देख रहे, हो गई, चलो आपका नाम लिया और हो गई। तो इसमें रिजल्ट क्या होगा, देखो मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रेशर ले रहा हूँ और हमने जो वी सेल देखा वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इनिशियल कंडीशन पे क्या हो रहा था वॉल्यूम, इनिशियल कंडीशन पे देखो, दोनों को कंबाइन करके हम समझते हैं
थोड़ा बहुत टाइम लगेगा बट हो जाएगा, ठीक है। ये सिस्टम की खराबी है, मेरी तो खराबी है नहीं। इसमें कैसे ऑनलाइन एजुकेशन लेंगे बोलो। देखो इनिशियली क्या हो रहा था, ये देखा आपने, ये देखो हम इस ओर जा रहे थे, तब क्या हो रहा था, ऑयल ये इसमें दिखाया नहीं है पर ये थोड़ा बहुत तो एक्सपांड होगा ही। क्यों? क्योंकि हम प्रेशर को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है। बबल पॉइंट प्रेशर आने तक क्या होगा, वी शेल देखो ये वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ पे ही ड्रॉ कर लेते हैं। चलो ये प्रेशर और ये वी शेल है, ठीक है। तो पहले क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत वी शेल क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, ठीक है। ऑयल ऑयल ऑयल, अब ये जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, ऑयल का वॉल्यूम क्या हो रहा है, देखो वी शेल क्या हो रहा है, प्रेशर कम करने पर वी शेल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे ही गैस आना स्टार्ट होगा, जैसे ही गैस आना स्टार्ट होगा, ये जो इंक्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि गैस लिबरेट हो रहा है और हमको पता है गैस क्या होती है, कंप्रेसिबल होती है, वो बहुत सारा वॉल्यूम स्टोर करने लगेगी। तो देखो ये सडनली क्या हो गया, इस तरह से बढ़ने लगा, ठीक है। ये धीरे 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 बढ़ रहा था, यहाँ पे देखो इतना हुआ फिर इतना हुआ, लेकिन इतना ही चेंज प्रेशर का इसमें देखो तो कितना सारा चेंज आ गया, देख रहे हो वॉल्यूम में, वैसे समझ लो, ठीक है। चलो अब हम नोट में ही चले जाते हैं अपनी। तो क्या हो रहा था उसमें, मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम प्रेशर कम कर रहे थे तो जब तक गैस इनसाइड था तब तक क्या हो रहा था, वेरी लेस वॉल्यूम चेंज हो रहा था प्रेशर कम करने पर जैसे ही गैस बाहर निकल गई, जो वॉल्यूम का चेंज था वो क्या होने लगा, सडनली बढ़ गया। तो जहाँ से ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट को ही हम क्या मानेंगे, बबल पॉइंट प्रेशर, ठीक है। यही क्या होगा, बबल पॉइंट, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द बबल पॉइंट और ये हो जाएगा बबल पॉइंट प्रेशर, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए। अब इसी के साथ अगर मैं दूसरा कर्व बनाना चाहूँ, ठीक है, मैं कुछ इस तरह से कर्व बनाना चाहूँ, ठीक है। ये मेरा ए रिजर्वायर है, ये मेरा बी रिजर्वायर है, ठीक है। आप मुझे बता सकते हो ए का नाम क्या होगा, बी का नाम क्या होगा, कौन से टाइप का ये रिजर्वायर होगा, हैवी और वोलेटाइल में से। क्या ए वाला हैवी होगा या बी वाला हैवी होगा, ए वाला वोलेटाइल होगा या बी वाला वोलेटाइल होगा, ठीक है। सोच के बताओ, ये कर्व यहाँ पे है, ये कर्व यहाँ पे है, ठीक है। चलो मैं आंसर देता हूँ। अब ए वाला हैवी है और बी वाला वोलेटाइल है, ऐसा क्यों हो रहा है, देखो जहाँ से डिफ्लेक्ट हो रहा है वो क्या है, वो तो हमारा बबल पॉइंट ही है, ठीक है। अब इनिशियली आप देखो, इनिशियली क्या है, सेम प्रेशर पे देखो, ए का वॉल्यूम कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, बी का वॉल्यूम देखो कहाँ पे आ रहा है, और जो ये चेंज हो रहा है वो कम हो रहा है। अब वोलेटाइल कंपोनेंट की स्पेशलिटी क्या होती है, इसमें कौन से कंपोनेंट होते हैं, लाइटर कंपोनेंट मोर होते हैं और इसमें हैवी कंपोनेंट मोर होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये सडनली क्यों चेंज हुआ, ये बबल पॉइंट के बिलो ये सडनली चेंज क्यों हुआ, क्योंकि इसमें हैवी कंपोनेंट में से लाइटर कंपोनेंट क्या हो गए, एक्सीडेंटली रिलीज हो गए। बट अगर वो मिक्सचर ही ऐसा है, ठीक है, मिक्सचर कैसा है, लाइट कंपोनेंट का है, तो सारे कंपोनेंट क्या गैस में चले जाएंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि वो लाइटर कंपोनेंट का मिक्सचर है, ठीक है। इसमें हैवी कंपोनेंट में क्या हुआ, सारे लाइटर कंपोनेंट एक साथ ही सेपरेट हो गए, बट इसमें क्या हुआ, इनिशियली देखो, इनिशियल भी कहाँ पे थे, ये लोग राइट हैंड साइड पे था, बी कर्व एक के राइट हैंड साइड पे था, मीन्स उसका वी सेल ऑलरेडी हाई था। ऐसा क्यों? क्योंकि उस प्रेशर पे लाइटर कंपोनेंट कैसे है, ज़्यादा है। अगर लाइटर कंपोनेंट ज़्यादा है तो वो वॉल्यूम क्या ऑक्यूपाई करेंगे, हाई ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। सेम प्रेशर पे
मैं बोलूँ कि लिक्विड ज़्यादा ऑक्यूपाइड वॉल्यूम करेगा कि गैस ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा, गैस ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, क्योंकि वो कंप्रेसिबल तो है ही, बट उसका खुद का वॉल्यूम नहीं होता। वो कितना वॉल्यूम स्टोर करता है, जितना सेल का होता है, ठीक है। यानी कि एक वेसल में मैं बोलूँ इतना मैंने लिक्विड फिल करके रखा है, ठीक है, यानी कि क्या हुआ, हैवी कंपोनेंट हुए, और सेम इतने ही वॉल्यूम में मैं बोलूँ कि गैस ऑक्यूपाई करके रखा है, तो गैस तो पूरी फैल जाएगी, ठीक है। तो लाइटर वाले ही क्या करेंगे, सेल का वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाइड करेंगे, तो ये कब क्या है मिलेगा, इस ओर मिलेगा। और बबल पॉइंट में जो कंपोजिशन चेंज है वो भी कम क्यों हो रहा है, इसमें सडनली डिक्रीज हो रहा है और इसमें चेंज उतना नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि लाइटर कंपोनेंट ऑलरेडी क्या है, हाई वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है, ठीक है। अब इसमें से थोड़े बहुत गैस कंपोनेंट रिलीज भी हो गए, ठीक है, तो वो वॉल्यूम देखो, हर एक पॉइंट पे वॉल्यूम हाई मिल रहा है, ठीक है। चेंज वो स्लोप का चेंज है वो कम हो रहा है, बट वॉल्यूम तो देखो हर जगह पे वोलेटाइल कंपोनेंट में ही हाई मिल रहा है, ठीक है। वोलेटाइल में ही सेल का वॉल्यूम पूरा काउंट होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से लाइटर कंपोनेंट में ही वॉल्यूम ज़्यादा मिलेगा, बट जो चेंज है वो कम मिलेगा, ठीक है। चेंज है वो कम मिलेगा, बट वॉल्यूम तो क्या होगा, हाई किस में है, देखो ये बी वाला कर्व ए साइड, ए के राइट हैंड साइड पे ही है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टेस्ट था, इसमें और कुछ ज़्यादा उतना करने जैसा है नहीं, होगा तो मैं आपको बता दूंगा श्योरली। अब दूसरे टेस्ट में चलते हैं, ठीक है। हमारा जो दूसरा टेस्ट है वो है डिफरेंशियल लिबरेशन टेस्ट, यानी कि हाँ, कांस्टेंट कंपोजिशन एक्सपांशन जो देखा उसे क्या कहते हैं, हम उसे सब जगह फ्लैश लगा दो, फ्लैश क्या, फ्लैश के बाद क्या क्या बोलोगे, फ्लैश लिबरेशन भी कहते हैं, फ्लैश वेपराइजेशन भी कहते हैं, फ्लैश एक्सपांशन भी कहते हैं, ठीक है। ये सब टर्मिनोलॉजी उसके लिए यूज होती है, ठीक है, ये सब उसके दूसरे नाम है। अब बात करने वाले हैं डीएल की, यानी कि डिफरेंशियल लिबरेबल टेस्ट, या फिर डिफरेंशियल वेपराइजेशन भी बोलते हैं, डिफरेंशियल एक्सपांशन भी बोलते हैं, डिफरेंशियल डिप्लेशन भी बोलते हैं। ये किसके लिए, ये दूसरा टेस्ट है, ठीक है, डिफरेंशियल लिबरेशन टेस्ट, ठीक है। अब इसमें हम किसकी बात करने वाले हैं, ये किसके लिए सूटेबल नहीं होता, गैस कंडेंसेट के लिए सूटेबल नहीं होता, क्यों, वो हम इसकी प्रोसीड्यूर से ही हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। नाउ हमने क्या किया था प्रीवियस, इसका नाम ही ऐसा है कि आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें ही हम आगे बढ़े, ठीक है। मैं आपको फिगर दिखाता हूँ उसकी। चलो दूसरा टेस्ट आ जाते हैं। दूसरा जो टेस्ट है वो है कांस्टेंट कंपोजिशन, सॉरी, डिफरेंशियल लिबरेशन टेस्ट की प्रोसीड्यूर पे आ जाता है। ये रहा डिफरेंशियल वेपराइजेशन बोलो या लिबरेशन बोलो, सब एक ही है। तो इसमें क्या होता है वो देखते हैं, चलो। देखो इनिशियल प्रेशर हमारा क्या है, पीबी है, यानी आप समझ लो P = PB से ही अभी ये टेस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि बहुत लंबा नहीं ले जा रहे, ठीक है। इनिशियली क्या है, ऑयल है, और ये हमने क्या किया है, मर्क्यूरी से इसको प्रेशराइज किया है। अब जैसे ही प्रेशर क्या हुआ, बिलो बबल पॉइंट प्रेशर हुआ, तो उस टाइम पे गैस क्या हुआ, लिबरेट हो गया, ठीक है। गैस क्या हुई, लिबरेट हुई। तो जो ऑयल का वॉल्यूम था वो बबल पॉइंट के वॉल्यूम से क्या हो गया, कम हो गया, क्यों, क्योंकि गैस था वो क्या हो गया, डिजोल्व था, वो बाहर निकल गया और लिबरेट हो चुका है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, उसमें हमने क्या बोला था, हम गैस को रिमूव नहीं करते, गैस को अंदर यानी कि भीतर ही रहने देते हैं, इनसाइड ही रहने देते हैं, गैस को रिमूव नहीं करते। बट इस टेस्ट में क्या होगा, ये डिफरेंशियल लिबरेशन है, तो हम गैस को क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे, ठीक है। तो देखो फिर से प्रेशर क्या हुआ, बिल्ड हुआ, ठीक है, फिर से प्रेशर बिल्ड हुआ, क्यों, क्योंकि हमने गैस को रिमूव कर लिया। देखो ये एरो देखो, उसमें सारे डाउन थे, इसमें Hg फिर से फिल किया, गैस को रिमूव किया,
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। फिर से ऑयल हो चुका है, गैस सारा रिमूव कर लिया। अब ये फिर से ये देखो बबल पॉइंट से ये वॉल्यूम सारे कम ही है, ठीक है। अब क्या किया, फिर से प्रेशर को कम किया, फिर से प्रेशर को कम किया तो फिर से गैस लिबरेट हुआ। और ये जो फिर से गैस लिबरेट हुआ उसको भी हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया, गैस ऑफ करना स्टार्ट कर दिया। तो ये डिफरेंट कैसे है उससे, उससे डिफरेंट ऐसे है कि इस स्टेज में जो गैस फॉर्म हो रही है उसको हम कॉम्पोजिशन को कांस्टेंट नहीं रखते और उसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। और फाइनल स्टेज पे हम क्या मेज़र करते हैं, जब फाइनल स्टेज यानी कि जो सरफेस कंडीशन 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पे है, ठीक है। टेम्परेचर तो हमारा कांस्टेंट ही है सारी प्रोसेस में। तो जो हम फाइनल स्टेज पे क्या मेज़र करेंगे, रिमेनिंग ऑयल मेज़र करेंगे, ठीक है। ये ऑयल को क्या गैस बना के हम क्या कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, फिर से ऑयल का गैस बना के बाहर भेज रहे हैं, और लास्ट स्टेज में हम इसमें रेसिडुअल ऑयल मेजर कर लेंगे, ठीक है। अब डिफरेंट प्रोसीड्यूर यूज़ होगी डिफरेंट कंडीशन के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो ये था हमारा डिफरेंशियल लिबरेटर टेस्ट, जिसमें अब चलो एक बात सोचते हैं हम यहाँ पे। हम डिफरेंशियल लिबरेटर टेस्ट से बीओ मेजर कर रहे हैं, ठीक है। कौन सी टेस्ट से, ये वाली टेस्ट से। और आगे वाली टेस्ट से क्या मेजर कर रहे हैं, बीओ मेजर कर रहे हैं। कौन सी टेस्ट थी वो, कांस्टेंट कंपोजिशन एक्सपांशन। तो इसमें से कौन सा बीओ मुझे ज़्यादा मिलेगा, कौन सा बीओ ज़्यादा मिलेगा, आपको ही सोचना है, ठीक है। फिर मैं आंसर देता हूँ। तो मेरा आंसर है ये वाला ज़्यादा मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन गेट में आया था, ठीक है। और गेट में जो आंसर दिया है वो एग्जैक्टली बुक के इन्वर्सली दिया है। व्हाट डज मीन दैट, ये सेंटेंस किस में से मैंने लिया है, अभिजीत दांडेकर में से लिया है। आप सोच रहे होंगे कि गेट में आंसर गलत भी हो सकता है। आप ये बात जाने दो, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता इस बात पे, बट मैंने ये बुक से लिया है और हम इसको समझेंगे। ऐसे ही नहीं कि बोल दिया बुक में दिया है तो सही है, हम इसको समझेंगे भी, ठीक है। तो क्या होगा, डिफरेंशियल लिबरेशन टेस्ट से जो बीओ मेजर कर रहे हैं वो सीसी से ज़्यादा होगा। बट गेट में क्या आंसर दिया था, गेट में आंसर ये वाला दिया था शायद, ठीक है। वेरीफाई कर लेना, ये वाला ग्रेटर होता है वैसा बोल दिया था शायद उन्होंने, ठीक है। ये बात गलत है, ठीक है, ये बात सही है। अब क्या उन्होंने कंसिडर किया वो तो पता नहीं, बट इसके पीछे का लॉजिक ये है। बीओ होता क्या है, बीओ होता है वॉल्यूम ऑफ ऑयल एट रिजर्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ ऑयल एट सरफेस, ठीक है। ये समझ लो उस हिसाब से। ये रिजर्वायर कंडीशन पे ऑयल है और ये सरफेस कंडीशन पे ऑयल है, तो ये बीओ होता है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, गैस को डीएल में क्या कर रहे हैं और सीसीई में क्या कर रहे हैं। डीएल में हम कर रहे हैं कि जो गैस हमारी फॉर्म हो रही है उसको हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट कंडीशन यानी सरफेस वाली कंडीशन में जो हमारा वॉल्यूम ऑफ ऑयल बच जाएगा, ठीक है। हम लास्ट वाली कंडीशन इसमें सरफेस तक हम प्रेशर रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट वाली कंडीशन में जो ऑयल का वॉल्यूम बच जाएगा वो क्या होगा, वेरी लेस होगा। क्यों लेस होगा, क्योंकि भाई हम गैस रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम गैस का कंपोजिशन चेंज कर रहे हैं क्या, इसमें हम गैस को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। तो दूसरे स्टेज में फिर से ज़्यादा गैस रिमूव होगी, ठीक है। ज़्यादा गैस रिमूव होगी तो ऑयल का वॉल्यूम क्या होगा, ऑयल का वॉल्यूम कम बचेगा। तो जो सरफेस कंडीशन यानी कि जो फाइनल कंडीशन पे जो ऑयल का वॉल्यूम बच जाएगा वो क्या होगा, वेरी लेस होगा। जबकि सीसी में हम क्या कर रहे हैं, गैस को हम क्या करते हैं, रिमूव नहीं करते हैं। रिमूव नहीं करते हैं तो वो ज़्यादा गैस ऑयल में से लिबरेट होगा ना भाई, इसके जितना तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, तेरे से ना हो पाएगा, ठीक है। तो उसका उतना वॉल्यूम तो उसमें से गैस का रिमूव नहीं होगा। तो इसमें ऑयल जो सरफेस पे मिल रहा है वो डीएल से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर डीएल में यानी कि डिफरेंशियल लिबरेशन में सरफेस पे जो वॉल्यूम है वो बहुत ही कम बच रहा है, ये बहुत ही कम बच रहा है, तो बीओ की वैल्यू क्या होगी, डीएल में ज़्यादा होगी। किससे, सीसी से, ठीक है। तो ये चीज़
अब पता नहीं उन्होंने क्या लॉजिक लगा के ये आंसर नहीं दिया और वो वाला आंसर दिया। अब सेम केस, ठीक है, ज़्यादा गैस का वॉल्यूम, हम गैस रिमूव कर रहे हैं तो ज़्यादा गैस रिमूव होगा तो सरफेस पे कम ऑयल बचेगा। इसके पीछे इतना ही लॉजिक है, ठीक है। वेरी लेस वॉल्यूम, सरफेस पे ऑयल का बचेगा, ठीक है। अब सेम चीज़ अगर आप सोल्यूबिलिटी की सोचो तो क्या हो जाएगा, सोल्यूबिलिटी किस में ज़्यादा होगी, इसमें ज़्यादा गैस रिमूव हो रहा है, इसमें कम गैस रिमूव हो रहा है, तो इसमें ज़्यादा गैस किस तरह होगा, सोल्यूबिलिटी की तरह होगा। तो सोल्यूबिलिटी की वैल्यू में क्या हो जाएगा, इन्वर्स रिलेशनशिप हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो ये वाला भी ट्रू होगा। ज़्यादा गैस रिमूव कर रहे हैं तो सोल्यूबिलिटी कम बचेगी, गैस बचेगा ही नहीं ऑयल में, सब तो हम रिमूव कर रहे हैं डीएल में, तो आरएस जो डीएल की है वो कम होगी, किससे, सीसी से, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था, ठीक है। अभिजीत दांडेकर में ये सेंटेंस दिया हुआ है, आप चाहो तो समझ में ना आया हो तो वहाँ से फिर से समझ लो, बट ये वाला आंसर ही सही होगा, ठीक है। ये थी दूसरी टेस्ट। थर्ड टेस्ट इज कांस्टेंट वॉल्यूम डिप्लीशन। याद रखना, यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने आपको बताया था, वो ये गैस कंडेंसेट पे नहीं अप्लाई होता, ठीक है। और जो ये वाला है वो मोस्टली प्रिफरेबली गैस कंडेंसेट और ऑयल दोनों में, फर्स्ट वाला वो गैस कंडेंसेट और ऑयल दोनों में यूज़ हम, सॉरी, ये है जो दोनों में हम यूज़ कर सकते थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम हमारा थर्ड टेस्ट है जो वो है कांस्टेंट वॉल्यूम डिप्लीशन। कांस्टेंट वॉल्यूम डिप्लीशन, टारगेट रखो कभी थियरी गलत ना हो, ठीक है। अब ये टेस्ट होता है ओनली एंड ओनली फॉर व्हाट, गैस कंडेंसेट के लिए, ठीक है, गैस कंडेंसेट के लिए। अब ये टेस्ट में क्या करते हैं, ठीक है। अब मुझे उस फिगर पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सिमिलर टू क्या है, डीएल है, ठीक है, डीएल है, ठीक है। बट ये सिमिलर टू डीएल है, बट इट अप्लाइड टू गैस कंडेंसेट। किस पे अप्लाई होता है, ओनली एंड ओनली गैस कंडेंसेट पे अप्लाई होता है, ठीक है। अब आपको ये भी पता चलेगा डीएल गैस कंडेंसेट पे क्यों अप्लाई नहीं हो रहा है, वो आप केवल देखो, स्टोरी सुनो। अभी हमने क्या किया था डीएल में भाई, जो गैस फॉर्म हो रही थी किसके ऊपर, ऑयल के ऊपर जो गैस फॉर्म हो रही थी उसको हम क्या करते थे, हर स्टेज में रिमूव करते थे। बट ये ऑलरेडी किस पे हम अप्लाई कर रहे हैं, गैस कंडेंसेट पे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये हम सीवीडी की बात करें तो इसमें क्या होगा, ये समझ लो अपना सेल है, इसके अंदर क्या होगी, इनिशियली क्या होगी, वेपर होगी। याद रखना, ये गैस कंडेंसेट रिजर्वायर है, इसमें इनिशियली क्या होगी, वेपर होगी। क्या होगी, वेपर होगी। क्यों, क्योंकि प्रेशर क्या होगा, ग्रेटर देन पीडी होगा। ये मैं गैस कंडेंसेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। गैस कंडेंसेट यानी कौन सा वाला, आपको सब कुछ मालूम ही है, आपने देखा ही है, ठीक है, यहाँ वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन सा जोन है, वेपर जोन है, वहाँ से मैं प्रेशर कम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनिशियली जैसे ही हम इसमें प्री लेस देन क्या ले जाएंगे। अब ये क्या है, अब सीसीडी में क्या होता था, देखो सीसीडी में ऑयल होता था। अब मैंने आपको बोला, देखो सीसीडी में गैस कंडेंसेट हम क्यों नहीं यूज़ करते, देखो ये सेल है, ठीक है, इसमें मैंने प्रेशराइज के लिए एचजी डाला और मैंने कंप्रेस करके ऑयल को रखा है, ठीक है। इसका मतलब कि मैं एचजी रिमूव कर लूँगा, ठीक है, एचजी पूरा रिमूव कर लूँगा तो ये ऑयल है वो कितना बचेगा, इतना ही बचेगा। तो इतनी प्रेस क्या है, फ्री प्रेस अवेलेबल है किसके लिए, गैस के लिए, ठीक है। ये मैंने ऑयल को कंप्रेस करके ऊपर लगाया हुआ है, ठीक है। अगर मैं एचजी रिमूव कर लूँगा तो इतना तो ऑयल बचेगा, या फिर मैं बोलूँ कि मैंने जब प्रेशर कम किया तो एचजी इतना ही हो गया, ठीक है। इनिशियली इसमें ये एचजी लेते हैं, चलो ये एचजी है, ठीक है, ये एचजी, फिर मैंने प्रेशर कम किया तो ऑयल तो ये मैंने कंप्रेस करके रखा था इसीलिए सेल का वॉल्यूम ले रहा था। बट जब कंप्रेस ही नहीं होगा, प्रेशर मैंने एचजी रिमूव करके प्रेशर कम किया तो ऑयल तो इतनी स्पेस ले रहा था, तो जो फ्री स्पेस अवेलेबल थी वहाँ पे गैस इजीली अकोमोडेट हो सकता था। बट अब जब मैं सीवी की बात करूँ, अगर मैं कंडेंसेट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने बात की
यहाँ पे CCD बोल दिया क्या, ये मैंने बात की DL की, ठीक है, ये मैंने बात की DL की। अब मैं कांस्टेंट वॉल्यूम डिप्लीशन की बात करूँ, कांस्टेंट वॉल्यूम डिप्लीशन की, उसमें ऑलरेडी मेरे पास क्या है, वेपर है, ठीक है, क्या है मेरे पास, वेपर है। तो उसमें ये एक तरह की DL ही है, इसमें चेंज इतना है कि हम ये गैस कंडेंसेट पे परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या है कि मैं HG रखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर शायद गैस हो तो वो तो कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है। फिर जब मैं प्रेशर कम करने वाला हूँ, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, प्रेशर मैंने कम किया, ठीक है, यानी कि P लेस देन PD हुआ, क्या होगा, P लेस देन PD होगा। अब मैं सोच लेता हूँ कि लिक्विड कंडेंसेट आ गए हैं, लिक्विड कंडेंसेट आने के बाद फिर से गैस आना स्टार्ट हो चुकी है, मैंने प्रेशर PD से बहुत ज़्यादा कम किया, तो ये HG है, ठीक है। तो ये सेल का वॉल्यूम क्या है, ये सेल का वॉल्यूम है इतना वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम क्या है, V है, ठीक है। अब HG का मैंने प्रेशर क्या किया, कम किया, ठीक है, तो ये अब वॉल्यूम क्या हो गया, ये V डैश हो गया, ठीक है, ये V था, मैंने प्रेशर क्या किया, HG से प्रेशर क्या किया, कम किया। इसमें देखो ये HG है, ठीक है, और इसमें ये वाला HG है, तो मैंने क्या किया, प्रेशर कम किया, तो फिर से गैस बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है, वो कंडीशन पे आ जाते हैं, यहीं पे ये टेस्ट समझना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये V डैश बढ़ जाएगा। तो मैं इस टेस्ट में क्या करने वाला हूँ, जो बढ़ा हुआ वॉल्यूम कितना है, V डैश माइनस V, ये जो एक्सेस गैस प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, ज़्यादा गैस, यानी कि जो इस कंडीशन पे जो वॉल्यूम था वही इस कंडीशन पे वॉल्यूम वो ना रह के V डैश हो गया, तो मैं एक्सेस गैस कितनी, V डैश माइनस V, जितनी एक्सेस गैस जो प्रोड्यूस हो रही है उसे क्या करने वाला हूँ, रिमूव करने वाला हूँ, और वॉल्यूम कितना कर दूंगा, इनिशियल वॉल्यूम जितना ही वॉल्यूम अगेन ऑक्यूपाइड कर लूँगा। ऐसा कर लूँगा तो क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम क्या रख रहे हैं हम, कांस्टेंट, और हम क्या कर रहे हैं, डिप्लीशन, ठीक है। तो ये टेस्ट एक DL ही है, बट DL हम गैस कंडेंसेट पे नहीं परफॉर्म करते, ये वाली टेस्ट हम गैस कंडेंसेट पे परफॉर्म करते हैं। तो आगे मैंने आपको बता दिया था कि जो सेल वॉल्यूम है वो उस तरह से डिज़ाइन होगा, तो इसके लिए जो सेल वॉल्यूम है वो हमें अप्रोप्रिएट यूज़ करना है, ठीक है। तो अगर गैस कंडेंसेट पे कर रहे हैं तो वो वॉल्यूम कांस्टेंट रह के डिप्लीशन करोगे, ठीक है, उतना याद रखना। तो इसमें भी हमें गैस तो रिमूव करना ही होगा, क्यों, वो एक्सेस गैस है, वो हमारे इनिशियल वॉल्यूम को क्या कर रही है, बढ़ा रही है, तो हमें वॉल्यूम क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो ये एक तरह से उसी का ही एक पार्ट है, ठीक है। अब मैं आपको बात करता हूँ, आप ये बहुत ही ईजी है, ये DL ही है एक टाइप से, हम इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट कर देते हैं गैस को रिमूव करके, जो एक्सेस गैस हो रही है वो रिमूव करके। चलो एक लाइन में आपको पढ़ के सुनाता हूँ, P लेस देन PD, यानी कि ड्यू पॉइंट से अपना प्रेशर कम हो तब लिक्विड स्टार्ट्स टू फॉर्म, लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाएगा, एंड उसके बाद गैस आना स्टार्ट होगा। और फर्दर जब प्रेशर क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा ड्यू पॉइंट से, तो गैस फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, जो हमें ईच स्टेज में क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है, और अपना वॉल्यूम क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, ठीक है। अब लिक्विड ड्रॉप आउट की एक बात कर लेते हैं। लिक्विड ड्रॉप आउट क्या होता है, ये एक टर्म है, लिक्विड ड्रॉप आउट बोलो या रिलेटिव वॉल्यूम भी बोल सकते हो, रिलेटिव वॉल्यूम भी इसे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिक्विड ड्रॉप आउट होता है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट सैचुरेशन, यानी कि एट बबल पॉइंट, ठीक है। ये केवल आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। अब मैं आपको बात बोलूं, लिक्विड ड्रॉप आउट क्या है, बबल पॉइंट पे जो किसका वॉल्यूम है, लिक्विड का वॉल्यूम है, उसके हिसाब से अपने गिवन प्रेशर पे क्या है, लिक्विड का वॉल्यूम क्या है, तो उस हिसाब से आपको लिक्विड ड्रॉप आउट मिल सकते हैं, एक टाइप के परसेंटेज भी है, ठीक है। अब क्या बात हुई कि भाई किस में ज़्यादा लिक्विड ड्रॉप आउट मिलेगा, CCE में या CVD में, कांस्टेंट कंपोजिशन, यानी जो फर्स्ट देखा था कांस्टेंट कंपोजिशन देखा था,
उसमें ज़्यादा लिक्विड मिलेगा कि उसके सीवीडी देखा था कांस्टेंट वॉल्यूम डिप्लेशन, ये हम गैस कंडेंसेट पे भी कर सकते थे। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? गैस कंडेंसेट की। यहाँ पे भी कंडेंसेट की ही बात हो रही है। तो हमने पहला टेस्ट देखा था, उसमें ज़्यादा लिक्विड ड्रॉप आउट मिलेगा कि सीवीडी में ज़्यादा लिक्विड ड्रॉप आउट मिलेगा? तो किस में ज़्यादा मिलेगा? जैसे जैसे प्रेशर हम कम कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा प्रेशर है, तो जैसे जैसे हम प्रेशर, यहाँ पे क्या है, परसेंटेज ऑफ लिक्विड ड्रॉप आउट, ठीक है, तो जैसे जैसे हम प्रेशर क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, वैसे 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 हमें ज़्यादा लिक्विड किस में मिल रहा था? सिंपल सी बात है, सीसीई में ही ज़्यादा मिल रहा था, सीवीडी में उतना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सीसीई में हम क्या कर रहे थे? गैस को क्या कर रहे थे? रिमूव नहीं कर रहे थे, और रिमूव नहीं कर रहे थे तो वो ज़्यादा लिक्विड उसमें प्रेजेंट मिलेगा ना। हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करके गैस को रिमूव कर रहे हैं तो उसमें उतना ज़्यादा लिक्विड प्रेजेंट नहीं रहेगा। बट हम गैस को रिमूव ही नहीं कर रहे, उसको लिक्विड फॉर्म में वो सेल के अंदर प्रेजेंट रहने देते हैं, तो उसमें लिक्विड ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये बात हुई इस कर्व की, ठीक है। ये डायरेक्टली आपको पूछ लिया जा सकता है। फिर ये वाली टेस्ट की प्रोसीड्यूर कहाँ पे अप्लाई होता है वो पूछ लिया जा सकता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो पूछ लिया जा सकता है। ये तो ऑलरेडी पूछ लिया है इन लोगों ने। और ये जो कर्व मैंने आपको एक्सप्लेन किया था आइडेंटिफाई करना, ये भी पूछ लिया जाता है। फिर 2020 में ऐसा ही एक कर्व था, ठीक है, वो आप देख लो, सिंपल था बहुत ही, ठीक है, बट कंफ्यूज कर लेता है कई बार हमें, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्या समझ में आना चाहिए? सीवीडी में ज़्यादा होगा कि सीसीई में? तो जिसमें कंपोजिशन कांस्टेंट है उसमें ही हम लिक्विड ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम उसमें गैस रिमूव ही नहीं कर रहे, गैस को लिक्विड के फॉर्म में ही सेल में रहने दे रहे हैं, ठीक है। बट सीवीडी में हम क्या कर रहे हैं, जो एक्सेस गैस मिल रहा है उसको रिमूव करते हैं, तो फिर से प्रेशर उस सेल का क्या हो जाएगा? गैस को रिमूव कर देते हैं तो उसका प्रेशर फिर से हम रिमूव कर दिया, उसके बाद ऑयल को, अगर ऑयल थोड़ी ना ऑयल रहेगा, फिर से वो एक्सपांड होना स्टार्ट होगा और फिर से थोड़ी बहुत गैस लिबरेट करेगा, फिर से थोड़ी बहुत गैस लिबरेट करेगा। तो ईच स्टेज के बाद जो हम फाइनल सरफेस कंडीशन जब देखेंगे तब जो मिलेगा वहाँ पे उसमें उतना लिक्विड नहीं होगा जितना सीसीई के केस में मिलता था, ठीक है। तो ये थी कुछ टेस्ट की बातें। अब सेपरेटर टेस्ट, वो तो बहुत ही सिंपल होती है, ठीक है। हम क्या करते हैं, गैस को सेपरेट करते हैं और उसमें से कितना गैस रिलीज हुआ वो हम मेजर करते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सेपरेटर पे हम किस तरह से स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करते हैं। तो सेपरेटर टेस्ट रिजर्वायर प्रेशर से हम क्या करेंगे, डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक का क्या कर लेंगे, प्रेशर को कम कर देंगे, ठीक है। और जो वॉल्यूम गैस का रिलीज हो रहा है उसे हम मेजर कर लेंगे और उसे क्या बोलेंगे, उससे हम प्रॉपर्टी निकालेंगे। उससे कौन कौन सी प्रॉपर्टी मिल सकती है, तो हम प्रेशर चेंज कर रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो रहा है तो हम कंप्रेसिबिलिटी और ये सब प्रॉपर्टी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ हम बात करेंगे जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी तारिक अहमद में है और रह चुकी है, हमने उसमें डिस्कस करना वो देख लेते हैं। उसमें पहली है स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो ये हमने 3 टेस्ट देख ली है। सेपरेटर टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता लिया, वो बेसिकली सिंपल ही है। वो डायरेक्टली प्रेशर को हम रिड्यूस कर लेंगे सरफेस पर और हम कंप्रेसिबिलिटी और जो हमें चाहिए वो निकाल लेते हैं। तो 1-2 फॉर्मूला हो गए, यहाँ पे देख लो। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम कुछ नहीं है, स्पेसिफिक लिख गया और आगे वॉल्यूम आ गया तो वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम वो डेंसिटी का इन्वर्स होता है, ठीक है, ये चीज़। अब आप ये याद रख लो, इसमें कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं, ठीक है। अब हमने सेकेंडली हम बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉल्यूशन गैस, ठीक है। किसकी? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉल्यूशन गैस की बात करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन में जो गैस है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉल्यूशन गैस इज इक्वल टू समेशन ऑफ सेपरेटर पे जो सॉल्युबिलिटी है और सेपरेटर पे जो
ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी है प्लस स्टॉक टैंक कंडीशन, ये सेपरेटर वाली बात हो गई। पहले मैं लिख लेता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो ये क्या हो, हम सेपरेशन करते हैं तो उसमें एक स्टेज में नहीं होता, वो एक से ज़्यादा स्टेज में होता है। तो ये स्टेज 1 है, यहाँ से कुछ ऑयल प्रोड्यूस होगा, यहाँ से कुछ गैस प्रोड्यूस होगी, यहाँ का ऑयल इसमें चला जाएगा, इससे थोड़ी गैस होगी, और यहाँ का ऑयल इसमें चला जाएगा। इस तरह से स्टेज वाइज होता है। और लास्ट स्टेज में क्या होता है, वो स्टॉक टैंक कंडीशन हम अचीव करते हैं। तो अगर हमें YG निकालना है तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। इस फॉर्मूला को अगर मैं सिंपल वे में लिखूँ तो ये क्या है, ये Y1 R1 Y2 R2 प्लस लास्ट में ये वाला टर्म, ठीक है, YST RST, ठीक है, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस RST, ठीक है। तो ये क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉल्यूशन गैस, ठीक है, कौन से गैस, सॉल्यूशन गैस। ऐसा कुछ फॉर्मूला मिल रहा है। देखो ये क्या है, ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी है, और ये R क्या है, सॉल्युबिलिटी है। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन मुझे क्या देगा, उसमें कितना गैस है वो, और ये टोटल कितना परसेंटेज गैस अवेलेबल है वो। तो ये फॉर्मूला सिंपल सा आपको याद रखना है। अगर वो आपको डेटा दे रहा है, यहाँ पे Y की वैल्यू दे दे, यहाँ पे R की वैल्यू दे दे, ठीक है, डिफरेंट 1 पे 2 पे 3 पे, तो आपको सिंपली इसमें डेटा पुट करना है, ठीक है। इसे कौन सी एवरेज बोलते हैं, वेटेज एवरेज बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम विस्कोसिटी को थोड़ा बहुत नाम दिए गए हैं, उसकी बात करते हैं। मैं बोल रहा हूँ विस्कोसिटी, तो पहली होती है डेड ऑयल विस्कोसिटी। डेड ऑयल विस्कोसिटी हम किसे बोलते हैं, जब भी Sg क्या हो, 0 हो, ठीक है, उसे हम डेड ऑयल विस्कोसिटी बोलते हैं। सैचुरेटेड विस्कोसिटी किसे बोलते हैं, सैचुरेटेड विस्कोसिटी बोलते हैं। इसमें भी Hg 0 होता है, बट P किसके इक्वल होता है, P Pb के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम उसे क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड विस्कोसिटी। और तीसरी होती है अंडर सैचुरेट। तो ये टर्म आपको पता ही है, इसमें क्या हो जाएगा, P लेस देन Pb हो जाएगा। ये आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। डेड ऑयल में नो गैस इन सॉल्यूशन, या फिर Hg 0, सैचुरेटेड विस्कोसिटी यानी बबल पॉइंट पे जो विस्कोसिटी है वो, और अंडर सैचुरेटेड P लेस देन Pb है वो। इसके बाद हम कोर एनालिसिस की बात करते हैं। तो कोर एनालिसिस के टाइप क्या होते हैं वो हम देखते हैं। इसमें फर्स्ट होता है वो है रूटीन कोर एनालिसिस होता है, और दूसरा होता है वो स्पेशल टाइप की टेस्ट होती है, ठीक है। अब रूटीन में कौन कौन से टेस्ट होते हैं वो आप याद रख लो। फाई मेज़र करते हैं, के मेज़र करते हैं, और सैचुरेशन मेज़र करते हैं। फाई में बल्क वॉल्यूम या ग्रेन वॉल्यूम मेज़र करते हैं, और लिथोलॉजी मेज़र करते हैं, ठीक है। तो ये चारों के चारों जो मेज़र करते हैं वो रूटीन है। और इसके अलावा जो भी बचा, कैपिलरी प्रेशर, वेटेबिलिटी, इंटरफेरेंस टेंशन या सरफेस टेंशन, कंप्रेसिबिलिटी, ये सब किस में मेजर करते हैं, स्पेशल टाइप पे। तो ये आपको क्लासिफिकेशन करना पूछ सकता है कि रूटीन कौन सा होता है और स्पेशल कौन सा होता है। बल्कि रूटीन में तो एक क्वेश्चन आ भी चुका है शायद, ठीक है, शायद 70 में था। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको सब कुछ बता दिया है, वही सब बता है। नेट पे थिकनेस के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। नेट पे थिकनेस क्या होती है, नेट पे ये टर्म है, नेट पे होता है और ग्रॉस पे होता है, ठीक है। तो सपोज करो ये मेरा क्या है, एक रिजर्वायर है, ठीक है, और ये रिजर्वायर में क्या है, ये K1 है, और ये इसकी हाइट H1 है, ये H2 है, ठीक है, और ये H3 है, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ इसमें ऑयल प्रेजेंट है, इसमें ऑयल प्रेजेंट है, और इसमें ऑयल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है।
तो इसका ग्रॉस पे क्या हुआ, यानी कि टोटल हाइट रिजर्वायर की कितनी है उसे ही हम बोलते हैं ग्रॉस पे। ठीक है, वो क्या होगी H1 प्लस H2 प्लस H3। बट इसका नेट पे क्या होगा, इसका नेट पे क्या होगा H1 और H2 जहाँ पे भी ऑयल मिल रहा है वो हमारा नेट पे है, तो इसमें थिकनेस क्या हो जाएगी H2 प्लस H1। ठीक है, अब नेट पे का हम यूज़ कहाँ करते हैं, रिजर्वायर का वॉल्यूम निकालने में यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज करो ये मैंने बोल दिया कि ये अपना रिजर्वायर है। ठीक है, क्या है रिजर्वायर है, उसमें नेट पे थिकनेस कितनी है H जितनी है। ठीक है, तो आप इसका वॉल्यूम क्या लोगे, वॉल्यूम आप क्या लोगे टोटल H लोगे या H लोगे, तो आप H काउंट करोगे। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम हमें क्या काम का है, हमारे वहाँ जो वो जोनी काम के जहाँ ऑयल है, और वो जो जहाँ पे ऑयल है उसे हम क्या बोलते हैं नेट पे बोलते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे ऑयल है वहाँ पे नेट पे है। ठीक है, ये दोनों ही थिकनेस किस में काउंट होगी, नेट पे में काउंट होगी। तो नेट पे के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, पहली कंडीशन मिनिमम से मिनिमम पोरोसिटी होना चाहिए। ठीक है, उसमें मिनिमम से मिनिमम वैल्यू पोरोसिटी की होनी चाहिए। उसका मतलब ये रिजर्वायर की पोरोसिटी मिनिमम पोरोसिटी की वैल्यू से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसका मतलब क्या हुआ, लोअर लिमिट ऑफ पोरोसिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ मिनिमम के की वैल्यू से इसके रिजर्वायर की परमेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम के से इसकी क्या होनी चाहिए, परमेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। उसका मतलब भी क्या हुआ, लोअर लिमिट ऑफ के अचीव होना चाहिए। मैं बोलूँ कि इसमें मिनिमम 1 मिली डार्सी तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो उसकी परमेबिलिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लोअर लिमिट से तो ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है लोअर लिमिट अचीव होनी चाहिए, उसका मतलब हायर अचीव हो या ना हो वो चलेगा, बट लोअर लिमिट तो उसमें अचीव होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, अपर लिमिट ऑफ वाटर सेचुरेशन बोलो, या फिर क्या बोल सकते हो लोअर वैल्यू ऑफ ऑयल सेचुरेशन। ठीक है, लोअर वैल्यू ऑफ ऑयल सेचुरेशन का मतलब क्या हुआ, एसओ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम रिक्वायर्ड एसओ की वैल्यू से ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो लोअर लिमिट तो हमारी मिलनी ही चाहिए, लोअर वैल्यू इसकी अचीव होनी ही चाहिए। इससे कम वैल्यू होगी तो ये नेट पे नहीं मानी जाएगी। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, लोअर लिमिट ऑफ परमिएबिलिटी, लोअर लिमिट ऑफ पोरोसिटी अचीव होना चाहिए, और अपर लिमिट ऑफ वाटर। अब ऑयल का मिनिमम सेचुरेशन होना चाहिए, तो वाटर की कौन सी लिमिट होनी चाहिए अचीव, मैक्सिमम। यानी कि मैं बोलूँ ये 0.20 मैंने वैल्यू ली। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि मिनिमम लोअर लिमिट अचीव होनी चाहिए, लोअर लिमिट अचीव होनी चाहिए। उसका मतलब मेरा सेचुरेशन 0.20 से ज़्यादा होना चाहिए। और मैं बोल रहा हूँ कि अपर लिमिट अचीव होनी चाहिए, उसका मतलब मेरा सेचुरेशन 0.20 से कम होना चाहिए। यानी कि ये 0.20 को मैं मेरी अपर यानी कि मैक्सिमम लिमिट काउंट कर लेता हूँ। ठीक है, उस हिसाब से इसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो लोअर लिमिट ऑफ के होनी चाहिए, उसका मतलब मिनिमम वैल्यू जो के की हम डिसाइड करते हैं कि भाई ये नेट पे है वो तो अचीव होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये बात थी हमारी नेट पे की। अब लास्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी की। तो उसमें प्रॉपर्टी दो तरह से क्लासिफाई होती है, वन होती है वो स्केलेटन या स्टैटिक प्रॉपर्टी, हम उसे स्केलेटन या स्टैटिक प्रॉपर्टी काउंट करते हैं, और दूसरी होती है वो डायनेमिक, यानी कि जो फ्लूइड से रिलेटेड हो। और इसमें हम बोल सकते हैं जो स्टैटिक हो, जो रॉक से रिलेटेड हो। और इसमें फ्लूइड प्रेजेंट डज नॉट इफेक्ट होगा। ठीक है, इसमें फ्लूइड का प्रेजेंट कोई इफेक्ट नहीं करता। ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, पोरोसिटी होती है, परमेबिलिटी होती है, और कंप्रेसिबिलिटी होती है। ठीक है, यहाँ पे सेचुरेशन की जगह कंप्रेसिबिलिटी है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे आएगा सेचुरेशन, वेटेबिलिटी, कैपिलरी प्रेशर, IFTST और रिलेटिव के और कैपिलरी प्रेशर। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत उसके बारे में था। इसके बाद
लास्ट, इस वीडियो का भी लास्ट और प्रॉपर्टी का भी लास्ट, ट्रांसमिटिविटी किसे बोलते हैं और स्टारविटी या स्टोरेज कैपेसिटी, स्टारविटी या फिर स्टोरेज कैपेसिटी किसे बोलते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। स्टारविटी हम ट्रांसमिटिविटी को टी से डिनोट करता है। ट्रांसमिटिविटी यानी इसका मतलब परमेबिलिटी नहीं होता, इसका मीनिंग होता है के एच बाय म्यू। एच है वो नेट पे थिकनेस है, म्यू है वो विस्कोसिटी है। क्या होता है के एच बाय म्यू। जैसे हम करंट में कंडक्टिविटी लिखते हैं वैसे ही ये ट्रांसमिटिविटी इसमें टर्म यूज होता है। और स्टारविटी स्टोरेज कैपेसिटी को एस से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फाई यानी पोरोसिटी, सी एफ यानी फॉर्मेशन कंप्रेसिबिलिटी और एच यानी नेट पे थिकनेस, फाई सी एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब कई बार पहले इसको के एच से भी डिनोट किया जाता था और इसे ओनली फाई एच से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। कई बार इसको फाई एच भी बोल देते हैं, के एच भी बोल देते हैं, सी एफ नहीं काउंट करते और इसमें म्यू कई बार नहीं काउंट करते। पर जो डेटा दिया हो तो ये पूरा यूज़ करना और ना दिया हो तो अधूरा यूज़ करना। तो ये था हमारा पूरा सेल एनालिसिस एंड लास्ट ऑफ द फ्लूइड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये वीडियो आपको भी बहुत जल्दी मिल जाएगी, अभी मैं बना रहा हूँ तो वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो जय जिनेंद्र, मिलते हैं दोस्तों। इसके बाद शायद FFPM हो या फिर इसके पहले FFPM हो चुका हो तो वो आप अपने हिसाब से देख लो। लेक्चर के नंबर कम्प्लीटली मैं सही दे रहा हूँ, ठीक है। तो फिर वो आप अपने हिसाब से देख लो, ठीक है। वो लेक्चर के नंबर कभी इधर उधर नहीं होने वाले। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्ण, जय भारत, जय हिंद।